और कैसे हैं दोस्तों। काफ़ी समय के बाद हम और आप एक बार फिर से YouTube पे मुखातिब हो रहे हैं। कारण क्या है आप सभी जानते हैं। आगामी दिनों में आपके सामने दो भर्तियां प्रचलन में हैं। एक तो आपका लेखपाल और दूसरा ग्राम विकास अधिकारी। इन दो परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाला विषय है आप सभी जानते हैं वह कौन सा है। ग्रामीण परिवेश। लेखपाल में कम से कम ग्रामीण परिवेश अंचल से पूछे जाने वाले प्रश्नों की जो संख्या है वह कितनी है दोस्तों? 25। और आप सभी जानते हैं ये जो 25 प्रश्न हैं यही निर्धारित करेंगे कि आप आगामी भर्ती परीक्षा में लेखपाल बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। क्योंकि एक एक अंक जोड़ के ही बेटा 100 अंक होता है और इस 100 अंक को प्राप्त करना ही हमारे लिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना होता है। तो कंपटीशन का एक नंबर आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है और इसी के उद्देश्य से मेरा जो बैच है बेटा ये चलेगा लक्ष्य लेखपाल के नाम से। और 30 दिन में टारगेट है 30 दिन का। 30 दिन में मैं पूरा ग्रामीण परिवेश का जो सिलेबस है वह खत्म कर दूंगा और उसके बाद रिवीजन सेशन के रूप में आपको पीपीटी के फॉर्म में मिलने लगेगा क्वेश्चनों की श्रृंखला, प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला की एक अच्छी व्यवस्था की है मैंने, ताकि आपका जो आगामी भर्ती परीक्षा है चाहे वह राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 हो या ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2022 हो, आप बेहतर परफॉर्म कर पाए ग्रामीण परिवेश के अंचल में। इसलिए मैंने एक सोची समझी रणनीति आपके परीक्षा की दृष्टि से लेकर इस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हुआ हूं दोबारा, ताकि आपका जो एग्जाम है जो परीक्षा है वह पूरी तरीके से अच्छे तरीके से अपने मुकाम पे पहुंच सके और आप अपने माता पिता के दायित्वों को सही से फलीभूत कर सके। तो जैसा आप सभी जानते हैं बेटा अभी तक आप लोगों ने किताबें तो ले ही ली होंगी और आपने सिलेबस भी देख लिया होगा कि ग्रामीण परिवेश का सिलेबस क्या है। एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ग्रामीण परिवेश आपके लिए लेखपाल भर्ती परीक्षा में और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में। तो आइए एक बार हम सिलेबस देख के चलते हैं लक्ष्य लेखपाल 2022 के लिए। 8085 पदों पे भर्ती होनी है राजस्व लेखपाल में और 2018 का ग्राम विकास अधिकारी जो पेपर निरस्त हुआ है वो भी होने वाला है जून जुलाई में। तो अभी से रणनीति बना के लगना है हमें, ताकि हमारा एक भी प्रश्न परीक्षा का मिस ना हो। और साथ ही साथ आप ये जान लीजिए कि लक्ष्य लेखपाल बैच में मैं आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा। एक तो आपका हो गया ग्रामीण परिवेश और दूसरा है इतिहास। भारतीय इतिहास का पूरा सिलेबस मैं कवर करूंगा इसी लक्ष्य लेखपाल वाली बैच में। तो निश्चिंत रहिए, आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा जो आपके एग्जामिनेशंस में मिलेगा। तो आइए एक बार हम सिलेबस देखते हैं ग्रामीण परिवेश का। तो अगर ग्रामीण परिवेश के सिलेबस की बात की जाए तो सबसे पहला ही अध्याय है बेटा ग्राम समाज, यानी कि ग्राम समाज की व्यवस्था क्या होगी, कैसा होगा ग्राम समाज या कैसी होगी गांव की परिकल्पना, कैसे बनेगा एक गांव, इन सबको हम पढ़ेंगे ग्राम समाज में। अगला है ग्रामीण व्यवस्था एवं विकास, यानी कि ग्रामीण की व्यवस्था कैसी होती है और किस तरह से सुधारात्मक कार्यवाहियों के माध्यम से सरकार ग्रामीण विकास को बल देती है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में होने वाली कृषि यानी भारतीय कृषि के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था। यह मुख्य सिलेबस है ग्रामीण परिवेश का, लेकिन इसके अतिरिक्त आपके एग्जाम में राजस्व लेखपाल के पेपर में जो पूछे जाने वाला परिघटना है बेटा वह होगा योजनाओं से, यानी कि ग्रामीण परिवेश में कितनी योजनाएं चलाई गई हैं सरकार के द्वारा, इन सब बातों का हम डिस्कस करेंगे इस पूरे सिलेबस में। योजनाएं पढ़ेंगे, भारत सरकार के अभियान पढ़ेंगे और साथ ही साथ कृषि में
जो तकनीकी बदलाव हुआ है, इन सभी को हम कवर करेंगे अपने लक्ष्य लेखपाल वाले बैच में। तो तैयार हो जाइए। आज से हम पहला ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ग्राम समाज। तो कॉपी और किताब साथ में लेके बैठिएगा, पेन अपने साथ लेके बैठिएगा, ताकि जो मैं बताता चलूं वो आप नोट करते हुए चलें। नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। 30 दिनों का मैंने बैच रखा है, तो 30 दिनों में ग्रामीण परिवेश आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जितना मैं लिखा दूंगा उससे बाहर आपके प्रतियोगी परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। तो निश्चिंत रहिए, मुस्कुराते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं ग्राम समाज। तो बेटा पहला अध्याय जो हम शुरू करेंगे वो है ग्राम समाज। तो आप भी पहला चैप्टर डाल लीजिए, आपको क्या पढ़ना है, ग्राम समाज के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली चीज ग्राम समाज में हमें एक शब्द समझना है कि ग्राम किसे कहते हैं, क्योंकि गांव के द्वारा विकसित समाज को ही हम ग्राम समाज कहते हैं। तो आखिर ग्राम किसे कहेंगे यह भी जानना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। यानी कि ग्राम या गांव क्या है। आप सभी जानते हैं बेटा, मनुष्य के उद्भव एवं विकास से वर्तमान समय तक कई सभ्यताएं पनपी, विलुप्त हुई, लेकिन संस्कृतियों का जो स्तर है वह जैसा उस समय था वैसा आज भी उसी रूप में उपस्थित है। तो अगर आप गांव को अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि गांव वह स्थान है जहां पर सभ्यता ने जन्म लिया और संस्कृति की नींव पड़ी। आप सभी जानते हैं कि समय के साथ साथ सभ्यताएं तो बदलती रहती हैं। जैसे आपने मेसोपोटामिया सभ्यता का नाम सुना होगा, आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना, आपने ऑरल सभ्यता का नाम सुना, ऐसे सुमेरियन सभ्यता का नाम सुना, कई सभ्यताएं सुना जो समय के आधार पर परिवर्तित हो गई। लेकिन संस्कृति जैसा जन्म लिया था संस्कृति ने, वैसा वर्तमान समय में भी हमें परिलक्षित होता रहता है। जैसे हमारे यहाँ जो पारंपरिक लोक कथाएं हैं, जो पारंपरिक लोक नृत्य हैं, जो पारंपरिक कार्य होते हैं, वो सब क्या है, संस्कृति के ही एक हिस्से हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्राम या गांव वह स्थान है जहां पर सभ्यता ने जन्म लिया और संस्कृति की नींव पड़ी। अब देख लीजिए, अगर आपको लेखन कला में उतारना है, यानी कि किताबों के लिए, कापियों के लिए एक अच्छी नोट्स बनानी है, तो उसके लिए ग्राम समाज क्या होगा। तो ग्राम समाज बेटा वह भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर सामुदायिक भावनाएं हों। यानी कि अगर एक व्यक्ति को चोट लगे तो दूसरा व्यक्ति भी उस भावना से उसका हाल चाल पूछे कि आखिर आपको चोट कैसे लगी, यहां तक कि वह अपने हिसाब से आपको आराम मिल सके उस हद तक उपाय करेगा कि आपको आपके चोट से, दर्द से मुक्ति मिल सके। तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहां पर सामुदायिक भावना हो या और साथ ही साथ सांस्कृतिक एकता हो, ऐसे क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, ग्राम कहते हैं, या आप गांव कह सकते हैं। यानी कि वह भौगोलिक क्षेत्र जहां पर सामुदायिक भावना, सांस्कृतिक एकता परिलक्षित हो, ऐसे ही क्षेत्रों को हम गांव या ग्राम कहते हैं। अगर गांव के या ग्राम के इतिहास की बात की जाए कि आखिर इस शब्द की नींव कहां पड़ी, या हमें भारतीय समाज में ग्राम या गांव के नाम की उत्पत्ति के क्या स्रोत प्राप्त हुए हैं, तो आप सब जानते हैं ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में एक वेद लिखा गया जिसे आप ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। और ऋग्वेद में ही सबसे पहले ग्राम शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। ग्राम शब्द का जो उल्लेख मिला है बेटा, वह सबसे पहले कहां से मिला है, ऋग्वेद से। और आप सभी जानते हैं
ऋग्वेद में कुल 13 बार ग्राम शब्द का प्रयोग किया गया है। इतना ही नहीं, गांव के जो छोटे छोटे समूह होते थे उनको अगर जोड़ दिया जाए तो ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख है कि गांव के छोटे छोटे समूहों को उस समय विष कहा जाता था। और विष आप जानते हैं, विष का उल्लेख भी ऋग्वेद में कितनी बार प्राप्त हुआ है बेटा? अगर हम विष की बात करें तो विष क्या है? विष गांव का समूह है। और विष शब्द का उल्लेख कितनी बार प्राप्त हुआ है ऋग्वेद में बेटा? तो यह कुल 170 बार प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। और इसके साथ ही साथ इस विश्व या इस ग्राम में रहने वाले लोगों को जन कहा जाता था। और जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिला है? तो आप सब जानते हैं, ऋग्वेद में जो जन शब्द का उल्लेख है वह कुल 275 बार है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो ग्राम या गांव शब्द का परिप्रेक्ष्य है वह आपके ऋग्वैदिक कालीन सभ्यताओं से ही परिलक्षित होता है। और ग्राम शब्द का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद से ही प्राप्त किया गया। और जहां पर ऋग्वेद में ग्राम शब्द का प्रयोग कुल 13 बार किया गया है, साथ ही साथ विश्व जो कि ग्रामों का समूह होता था, गांवों का समूह होता था, इसका उल्लेख 170 बार ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है। और जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद से कुल 275 बार हमें ज्ञात होता है। तो यह एक छोटा सा परिपेक्ष हो गया बेटा ग्राम या गांव शब्द का। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि गांव की विशेषताएं क्या है। गांव का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है या भारतीय समाज का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं ग्राम समाज की विशेषताओं को। तो अब हम देखेंगे बेटा ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ग्राम किसे कहते हैं या गांव किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो निश्चित है, जहां पर जनजीवन निवास करता है और साथ ही साथ वहां पर सामुदायिक भावना हो और उनके बीच सांस्कृतिक एकजुटता हो, लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर हों, ऐसे ही क्षेत्र को हम गांव या ग्राम कहते हैं। साथ ही साथ आपने पढ़ा कि ग्राम का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है और ग्राम शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कुल 13 बार किया गया है। इसके साथ ही साथ ग्रामों के समूह को उस समय ऋग्वेदिक सभ्यता में विश कहा जाता था और विश का उल्लेख ऋग्वेद से कुल 170 बार प्राप्त किया गया है। और साथ ही साथ जन शब्द जो कि गांव या विश में रहते थे उसका जो प्रयोग किया गया है ऋग्वेदिक सभ्यता या ऋग्वेद में कुल 275 बार किया गया है। तो आखिर उस समय की जो ग्रामीण सामाजिक विशेषता थी, वर्तमान समय में जो ग्रामीण सामाजिक विशेषता है वह क्या है, एक नजर हम ग्रामीण समाज की विशेषता को देखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कैसे बताएंगे कि कोई समाज ग्रामीण समाज है या नगरीय समाज है। अभी हम इसके आगे भारतीय समाज का विभाजन भी पढ़ेंगे कि कितने आधार पर भारतीय समाज को विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं ग्रामीण समाज की सबसे पहली और सबसे प्रमुख विशेषता। अगर बात की जाए ग्रामीण समाज की तो आप जानते ही हैं कि गांव शब्द आते ही दिमाग में हरे भरे क्षेत्र का एक चित्र बन जाता है हमारे मस्तिष्क में। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण से समीपता का जो अस्तित्व है वह हमें वास्तव में कहां दिखाई देता है? वह हमें दिखाई देता है गांव में। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण से जहां पर आपको समीपता दिखाई दे वह क्षेत्र कौन सा है? वह ग्रामीण क्षेत्र है। इसके साथ ही साथ जहां पर सामुदायिक भावना हो, लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें, सहयोग दें, लोगों की सहायता करें, दुख दर्द साझा करें, ऐसी भावना का जहां विकास होगा या जहां पे यह भावना झलकेगी वही हमारा ग्रामीण समाज होगा। और इसके बाद आप सभी जानते हैं ग्रामीण समाज में ही कृषि की प्रधानता है। शहरी क्षेत्रों में तो इतना समय ही नहीं है कि लोग कृषि कर सकें। तो जहां पर कृषि की प्रधानता है वह क्षेत्र आज भी ग्रामीण समाज के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ जहां पर सांस्कृतिक रूप से एकजुटता हो, यानी कि लोग मिलकर एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हों, एक दूसरे के साथ त्योहारों को सेलिब्रेट करते हों, वही स्थान हमारा ग्रामीण समाज है।
और इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि गांव में आज भी रूढ़वादी परंपराएं चलती हैं, जिसकी वजह से जाति वर्ण व्यवस्था विद्यमान हो। ऐसा जो क्षेत्र होगा, जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य होगा, वही हमारा कहलाएगा ग्रामीण समाज। यानी कि जहां पर जातीय वर्ण व्यवस्था आज भी अस्तित्व बनाए हुए है, लोग जातियों में विभक्त हैं, लेकिन वो सांस्कृतिक एकजुटता को प्रदर्शित करते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं, मिलकर साथ रहते हैं, साथ ही साथ कृषि करते हैं, जिससे देश की राष्ट्रीय आय को बल मिलता है और लोगों को भोजन सही समय पर मिल सकता है। सामुदायिक भावना का विकास हो, लोग एक दूसरे के दुख और दर्द को साझा करें, साथ ही साथ सभी का कदम से कदम मिलाकर सहयोग करें। और जहां पर प्राकृतिक पर्यावरण से समीपता दिखाई दे, ये क्षेत्र कैसा क्षेत्र होगा बेटा? यह होगा ग्रामीण समाज का क्षेत्र। यानी कि जब भी आपको ट्रेवल करते समय, चाहे आप हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहे हो, गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हो, पैदल ट्रेवल कर रहे हो, अगर ऐसी विशेषताओं वाला कोई क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि वह क्षेत्र या समाज कैसा है? वह ग्रामीण समाज है। अब इसके बाद हम भारतीय समाज का विभाजन देख लेते हैं कि भारतीय समाज को कितनी भागों में विभक्त किया गया है। क्योंकि ग्राम समाज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि आप समझ सकें कि ग्राम समाज क्या है या भारतीय समाज का क्या महत्व है और इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो अगला हेडिंग डालिए, भारतीय समाज का वर्गीकरण। अगर भारतीय समाज के वर्गीकरण की बात की जाए बेटा, तो भारतीय समाज को बांटा जाता है मुख्यतः दो भागों में। एक को हम बोलते हैं ग्रामीण समाज और एक को बोलते हैं हम नगरीय समाज। अगर आपको दोनों में अंतर करना हो कि कौन सा समाज ग्रामीण समाज होगा और कौन सा समाज नगरीय समाज होगा, तो इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे या कैसे इसका अंतर आप जान पाएंगे? तो इसके लिए कुछ प्रारूप देख लीजिए, जिससे आप विभेद दोनों का समझ सके। वैसे आप सभी जानकार हैं कि आप खुद विभेद कर सकते हैं ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तथ्य हैं, जो हमें मुख्य रूप से इनके बीच में अंतर करना बताते हैं। तो हम उन मुख्य बातों को देख लेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो आप सभी जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंचल में आज भी रूढ़वादिता विद्यमान है। यानी कि लोग अपने प्राचीन तरीकों से ही अपने दैनिक जीवन को जीते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को उसी रूढ़वादी तरीके से पालते पोसते हैं। ये अलग बात है कि शिक्षा के विकास के साथ साथ लोग अब जागरूक होने लगे हैं, तो रूढ़वादिता का स्तर कम भले है, लेकिन रूढ़वादी जो विद्यमान है, जो रूढ़वादिता विद्यमान है भारतीय समाज में, वह वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में ही विद्यमान है। इसके साथ ही साथ परंपराएं ही संस्कृत की नींव है, जो संस्कृत को बचाए हुए हैं। तो जो परंपराओं को सही ढंग से अपनाया गया है, वह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाया गया है। और इसके साथ ही साथ जब भी किसी गांव की बात की जाती है, तो आपके दिमाग में आता होगा कि वहां पर जाने का जो रास्ता होता है वह उबड़ खाबड़ होता है, यानी कि निम्न सड़क की जो प्रणाली होती है वह उतनी व्यवस्थित नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए। साथ ही साथ डिजिटलीकरण, यानी जो तकनीकीकरण चल रहा है वर्तमान समय में समाज में, उसका स्तर भी क्या होगा? निम्न होगा। यानी डिजिटलीकरण का निम्न स्तर कहां पे प्राप्त किया जाएगा? वह भी ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाएगा। और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी कहां पाया जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में। अस्पतालें कम होंगे, लोग सही टाइम पे उपचार नहीं करा पाते होंगे, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव कहां पे देखने के लिए मिलता है? तो वह भी मिलता है बेटा ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके साथ ही साथ शिक्षा का निम्न स्तर, आप सभी जानते हैं गांव में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण सरकार ने जरूर करा दिया, लेकिन आज भी वहां पे शिक्षा स्तर क्या है? निम्न है। उतनी अच्छी शिक्षा गांव के लोगों को नहीं मिल पाती जितना कि शहरी लोगों को या नगरीय लोगों को प्राप्त होती है। तो यह हो गया बेटा ग्रामीण समाज की विशेषताएं।
यानी वहां पर रूढ़वादिता विद्यमान होंगी, परंपराएं विद्यमान होंगी, निम्न सड़क प्रणाली मौजूद होगी, डिजिटलीकरण का स्तर निम्न होगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होगा और शिक्षा स्तर अपने निम्नतम स्तर पर होगी। अगर हम नगरीय समाज की बात करें तो आप सभी जानते हैं सबसे बड़ी चीज जो नगरीय समाज को ग्रामीण समाज से अलग करती है वह है शिक्षा का उच्च स्तर। यानी कि यहाँ पे शिक्षा का जो स्तर होगा वह कैसा होगा, बढ़िया होगा, बच्चों को अच्छे शिक्षाएं दी जाती होंगी, लोगों के बीच में विभेद की बातें नहीं होंगी, लोग एक दूसरे से बटेंगे नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे आएंगे। दूसरा बात, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की जाती है उसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना होती है, जो कच्चे मालों का क्रय कहां से करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों से, और आपको उत्पादन करके एक बेहतर उद्योग के रूप में वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे जो आप अपने दैनिक जीवन में उपभोग करते हैं। उद्योग के साथ साथ आप सभी जानते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का स्तर उच्च है तो यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी होंगी। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होंगी, बेहतर होंगी, और साथ ही साथ सड़क की व्यवस्थित प्रणाली आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि सड़क की व्यवस्थित प्रणाली आपको कहां देखने के लिए मिलती है बेटा, शहरों में मिलती है, या आप ऐसा कह सकते हैं नगरीय समाज में आपको सड़क की व्यवस्थित प्रणाली देखने के लिए प्राप्त होती है। और इसके साथ ही साथ शहरों में क्या है बेटा, शिक्षा का स्तर उच्च है, उद्योग है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है, सड़क की व्यवस्थित प्रणाली है, लेकिन यहाँ पर परंपराओं का अभाव देखने के लिए मिलता है, परंपराओं का अभाव है। लेकिन अगर डिजिटलीकरण की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं जो नगरीय क्षेत्र होता है वह तकनीकी परक क्षेत्र होता है, वह देश में अहम भूमिका भी निभाता है, इसलिए यहाँ पे डिजिटलीकरण उच्च स्तर पर होता है। डिजिटलीकरण का उच्च स्तर कहां पे प्राप्त होगा बेटा, ये शहरी क्षेत्रों में प्राप्त होगा। तो ये हो गया मुख्य वर्गीकरण भारतीय समाज का। एक तो आप देखें ग्रामीण समाज के रूप में और दूसरा आपने देखा नगरीय समाज के रूप में। यानी भारतीय समाज को वर्गीकृत कितने रूपों में किया गया है, दो भागों में, एक ग्रामीण समाज और दूसरा नगरीय समाज। ग्रामीण समाज में आपको रूढ़वादिता, परंपराएं, निम्न सड़क प्रणाली, डिजिटलीकरण का स्तर, निम्न स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और निम्न शिक्षा स्तर देखने के लिए प्राप्त होता है। लेकिन नगरीय समाज में शिक्षा का उच्च स्तर, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर देखने के लिए मिलती हैं, सड़क की एक व्यवस्थित प्रणाली देखते हैं आप, साथ ही साथ परंपराओं का अभाव देखने के लिए मिलता है, जिससे लोगों में भेदभाव की स्थिति कम होती है। और डिजिटलीकरण यानी लोग तकनीक परक अधिक होते हैं, जिससे देश को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। तो इतनी तो बातें हो गई बेटा भारतीय समाज से। अब अगर ग्रामीण समाज और नगरीय समाज की बात की जाती है तो इन समाजों में मुख्य रूप से कुछ समस्याएं भी आती होंगी दैनिक जीवन को पालने के लिए या जीविका को चलाने के लिए। लेकिन नगरीय समाज में क्योंकि शिक्षा का स्तर उच्च है तो लोग कोई ना कोई कार्य करके अपनी जीविका को बचा लेते हैं, अपने जीवन को आगे ले जाते हैं। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही एक ऐसा साधन है जिस पे लोगों की जीविका टिकी हुई है। अब तो फिलहाल सरकार ने कई कार्य शुरू किए हैं, यानी कई योजनाएं भारत सरकार ने प्रारंभ किया है, जिससे गांव के व्यक्ति को गांव में ही रोजगार प्राप्त हो, उसे कृषि पे आश्रित ना होना पड़े, वह अन्य कार्य करके भी अपने जीवन को बचा सके। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण समाज में आज भी कुछ समस्याएं विद्यमान हैं। तो आइए हम एक नजर उन समस्याओं पर भी डाल लेते हैं कि कौन कौन सी मुख्य समस्याएं ग्रामीण समाज में व्याप्त हैं। क्योंकि अगर ग्राम समाज पढ़ रहे हैं बेटा तो समस्याओं के बारे में जानना भी हमारा अधिकार है, और अगर आप समस्याओं को जान लिए, परख लिए तो सुधार स्वाभाविक सी बात है अपने आप ही होने लगेगी। तो अगला टॉपिक या अगला पॉइंट या अगला हेडिंग आप डाल सकते हैं ग्रामीण समाज की समस्याएं। ग्रामीण समाज की समस्याएं। अब अगर ग्रामीण समाज की समस्याओं की बात की जाए
तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख समस्या है सामाजिक। सामाजिक समस्या क्या है बेटा? कृषि के साधन सभी के पास नहीं है, कृषि साधन का अभाव, निम्न तकनीकीकरण जिससे कि पैदावार कम होती है, लोगों को बेहतर प्रणाली होते हुए भी उतनी अच्छी प्रणालियों का सहयोग नहीं प्राप्त हो पाता जिससे वह ग्रामीण अंचल को सुधार सके। दूसरी समस्या आर्थिक समस्या है। जब समाज में बेटा आर्थिक समस्या रहेगी तो कोई भी वस्तु जो किसी भी उत्पादन को बेहतर बना सकती है, उसको क्रय करने के लिए जब धन ही नहीं होगा तो हम उस साधन का प्रयोग किस आधार पर कर पाएंगे। आर्थिक समस्या मतलब आप जान सकते हैं, अगर हम भारत में रह रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों का अंचल ही कृषि प्रधानता का परिचायक है और ग्रामीण समाज में कृषि ही सबसे बड़ा आर्थिक समस्या का शिकार है, क्योंकि कृषि के लिए हमें सही समय पर पैसे ना होने या धन के अभाव में हम सही समय पर बीज नहीं खरीद पाते। इसके साथ ही साथ उचित उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर सकते और जोत के लिए जो आधुनिक वैज्ञानिक कृषि प्रणाली है उसका समुचित उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन सरकार ने वर्तमान समय में कई योजनाएं चलाई हैं जिससे हम कृषि को बेहतर कर सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक 3 महीने पे या प्रत्येक 4 महीने पे आप कह सकते हैं, वर्ष भर में 6,000 रुपए मिलते हैं प्रत्येक 4 माह पर। और आप सभी जानते हैं हर 4 माह पर हर किसान के खाते में, जो रजिस्टर्ड किसान हैं, 2,000 रुपए का क्रेडिट भारत सरकार की तरफ से उनके सीधे खाते में किया जाता है आधार के तहत। आर्थिक समस्याओं में उसके बाद बेटा हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वह सबसे ज्यादा शिकार है राजनीतिक परिपेक्ष से, और इसीलिए राजनीतिक समस्याएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ग्रामीण समाज को ग्रामीण क्षेत्र बनाने में। राजनीतिक समस्याएं, जो राजनेता हम चुन के भेजते हैं सदन में, संसद में या विधानसभा में, वो सदस्य अपना पूर्ण रूप से कार्य नहीं करते हैं जिससे समाज में सुधार हो सके या लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे कहीं ना कहीं हमें ग्रामीण समाज में पिछड़ापन देखने के लिए मिलता है। तो बेटा ग्राम समाज का यह मूलभूत ब्यौरा है जो मैंने आपके सामने रखा अपनी पहली वीडियो में। अब ऐसी वीडियो आपको लगातार 30 दिनों तक मिलती रहेंगी जो ग्रामीण समाज और ग्राम समाज का प्रतिनिधित्व करेंगी और ग्रामीण परिवेश से पूछे जाने वाले प्रश्नों को सशक्त बनाएंगी। ये याद रखिए, अगर आपने 30 दिनों का पूरा बैच देख लिया, जो कि निःशुल्क है, कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाना है, तो इसलिए जितना अधिक से अधिक आप शेयर कर सकते हैं, अपना हित करिए, अपने दोस्तों का हित करिए, क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में, इस प्रतियोगी परीक्षा के दौर में आप सबके लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। तो जितना अधिक मेहनत कर सकते हैं मेहनत करिए और नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि पीडीएफ में अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, तो इसलिए अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये आपकी सुविधा के लिए ही होगा, ताकि जब एग्जाम के दिन करीब हो तो आप जल्द जल्द अपने नोट्स को पलट के अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह देख सकें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।